Hello, my dear students. You're welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss structure writing of the molecule. स्ट्रक्चर राइटिंग ऑफ द मॉलिक्यूल का मैं आपको मीनिंग समझा दूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हो साहब ये वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। तो ये जो तीनों एटम्स हैं इसकी क्या अरेंजमेंट है इस वाटर मॉलिक्यूल में, किस तरह से अरेंज हैं ये एटम्स, इस अरेंजमेंट को कहते हैं स्ट्रक्चर। अच्छा, अब आपकी दूसरी बात सुनो। ये एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। स्ट्रक्चर राइटिंग का मतलब है आपको आना चाहिए। जैसे ओजोन बोलते हो, ओजोन O3 बोलो साहब 3 ऑक्सीजन एटम है, किस तरह से अरेंज होंगी, उस अरेंजमेंट का नाम रहेगा यहाँ पर स्ट्रक्चर। और मैं आपको इसके बारे में समझा दूं टॉपिक में। ये एक जनरल केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल। और जिन स्टूडेंटों ने अब एक केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, चाहे अब वो मेडिकल कॉलेज में जाना, चाहे IIT कॉलेज में जाना, वो केमिस्ट्री जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनके लिए ये एक पहली क्लास का, जिसको कहते हैं ना फर्स्ट क्लास, उसका टॉपिक है ये। क्योंकि इसके बिना अब आप ध्यान से सुन लो, जब तक आपको स्ट्रक्चर मालूम नहीं, आप अदर प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्शन कैसे होगी, उनकी प्रॉपर्टीज को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए आप समझ लीजिए, जैसे स्टूडेंट पहली क्लास में पढ़ने जाता है ना, ठीक उसी तरह से अब आपने केमिस्ट्री को यदि सिलेक्ट कर रखा है पढ़ने के लिए आगे, चाहे मेडिकल जो बोल दिया मैंने, तो उसके लिए स्ट्रक्चर लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ही यही है। हम तो सीधा बोलते हैं कि व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड कंसंट्रेट H2SO4। तो आपको आना तो चाहिए ना कि मीथेन की स्ट्रक्चर क्या है, कंसंट्रेट H2SO4 क्या होता है। बोले साहब H2SO4 उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, अरेंजमेंट क्या होता है, उससे ही मैं प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगा। किताब वो एसिडिक है, दुनिया भर की बातें करूंगा। तो आप समझ लो कि स्ट्रक्चर राइटिंग एक बेसिक टॉपिक है और आपको केमिस्ट्री जिनके पास में उनको पढ़ना जरूरी है। ठीक, अब आगे बात बताता हूं, सुनो। एक्चुअल में ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है कि साहब केमिकल बॉन्डिंग। अब यहीं पे एक क्वेश्चन उठता था, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, या एलिमेंट आपस में कंबाइन क्यों करते हैं। तो बहुत सी थ्योरीज दी गई, जिसमें पहले जो सबसे मोस्ट पॉपुलर थ्योरी थी वो थी ऑक्टेट रूल। लुईस और कौशल ने उसको दिया था। और लुईस और कौशल ने यह बताया था कि साहब एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ध्यान से समझना, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो केमिकली स्टेबल होते हैं, इनर्ट होते हैं, और आपको बता दूं ऑर्डिनरी कंडीशन पे किसी से रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए हम उनको क्या कह देते हैं, इनर्ट गैस। तो ऑक्टेट जो रूल था वो इसी पर बेस्ड था, इनर्टनेस ऑफ इनर्ट गैस। इसका मतलब जिनके अदर एलिमेंट, जिनके आउटर मोस्ट सेल में इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, वो तो रिएक्टिव होते हैं, और वो भी आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कॉम्बिनेशन करते हैं, चाहे उसके लिए उनको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़े, चाहे गेन करना पड़े, और चाहे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करनी पड़े। अच्छा, अब आप समझो, हीलियम में तो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 2, और बाकी जितनी भी इनर्ट गैसेज है उनके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 8। तो इन जनरल इस इनर्टनेस ऑफ इनर्ट गैस का जो ये रूल था, इसको ऑक्टेट रूल दे दिया, 8 इलेक्ट्रॉन। बाकी ऐसा नहीं है कि हीलियम भी इनर्ट गैस है और जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 होंगे वो भी इनर्ट गैस की ही मानी जाएगी जैसे हीलियम होती है। तो मैं अब आपको इससे संबंधित सबसे पहली जो थ्योरी दी थी स्ट्रक्चर राइटिंग की, वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर थी, उसी को आज एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आज मैं आपको करूंगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो पहले तो लुईस तो आपको बता दूं केमिस्ट का नेम है, और इस डॉट को मतलब बता दूं। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एटम के में, वैलेंस सेल में, उनको आप डॉट से या क्रॉस से लिख सकते हो, उसको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाते समय, किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनाते समय 2-3 स्टेप करने पड़ते हैं, बता देता हूं आपको। स्टेप फर्स्ट बोल रहा हूं, वी एडेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स इन गिवन स्पीसीज प्लस माइनस चार्ज। देखिए मैं 3 एग्जांपल लूंगा। एक तो लूंगा कार्बन मोनोऑक्साइड, एक में साहब लूंगा एनायन कार्बोनेट आयन लूंगा, और एक आपको लूंगा मैं केटायन एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे मैंने ले लिया अमोनियम आयन। क्या बोला था मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप फर्स्ट है, वी एडेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स इन गिवन स्पीसीज प्लस माइनस चार्ज। तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं साहब 4, ऑक्सीजन के में होते हैं 6, न्यूट्रल स्पीसीज है इसलिए इलेक्ट्रॉन ऐड करने की या सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, 10। यहाँ पर कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4, ऑक्सीजन के में होते हैं 6, तो 18 ये, और प्लस माइनस चार्ज का मतलब यदि स्पीसीज पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब समझ लीजिए आप कि जब ये फॉर्मेशन हुआ होगा कार्बोनेट आयन का, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, यानी जितना नेगेटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर लेंगे।
तो इस पे पास हो गए साहब 24। अब बात करते हैं अमोनियम की। अमोनियम में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 4, हाइड्रोजन के में 1 होता है, और इस पॉजिटिव का मतलब है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन इट लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन आप सबट्रैक्ट कर देंगे, इसलिए इसके आउटर मोस्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन हो गए साहब 8। पहला स्टेप हो गया। स्टेप सेकंड, मेक स्केलेटन। स्टेप सेकंड का मतलब है मेक स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब होता है कि एटम, मॉलिक्यूल में एटम का अरेंजमेंट या पोजीशन क्या है, आप तो पोजीशन समझो, मॉलिक्यूल में एटम की पोजीशन क्या है उसको कहते हैं स्केलेटन। तो आप ध्यान से सुन लो, जितने भी डाइएटॉमिक, डाइएटॉमिक का मतलब समझते हो ना, 2 एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल, ऑल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर लीनियर। लीनियर का मतलब एक ही एक्सिस पर रख देना, जैसे मैंने यहां पर रख दिए। इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक स्पीसीज, पॉली एटॉमिक का मतलब 2 से ज्यादा, इन विच, ध्यान से सुनना, जनरल लाइन बोल रहा हूं, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉलीवैलेंट एटम, ध्यान से, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉलीवैलेंट एटम ऑक्यूपाइड सेंट्रल पोजीशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम भी होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या बोला था, पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट का मतलब समझते हो, एक से ज्यादा वैलेंसी का, जैसे कार्बन वगैरह, उसको रखो सेंटर में। तो यहां पर रख देंगे साहब आप कार्बन को, और 3 लगा देंगे इसके चारों ओर ऑक्सीजन, जैसे ये लिख रहा था, ठीक है। अच्छा, इसमें बात करें, वैसे तो मैं आपको बता दूं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से, लेकिन पॉलीवैलेंट होना चाहिए, पॉलीवैलेंट, क्योंकि हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट एटम है जिसको मैं सेंटर में नहीं रख सकता। एक लाइन हो गई, ठीक है, स्टेप सेकंड। अब आप स्टेप थर्ड सुनो। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं कि जो आपने आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन काउंट किए, इनको इन फॉर्म ऑफ पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, कभी भी अकेला नहीं, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से अरेंज करेंगे जिससे सभी एटम का वैलेंस सेल में इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, और वी कैन से ऑल एटम्स अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर वैलेंस सेल। तो आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पेयर की फॉर्म में। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, मेरे पास में 5 पेयर्स। अब आप समझना और ट्राई करके देखना, क्योंकि ये ट्राई करने की बात होती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 पेयर को इस तरह से अरेंज करेंगे जिससे सभी का क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। तो देखो मैं करके दिखाता हूं। 3 पेयर तो मैं रख दूंगा सेंटर में, दोनों के बीच में, एक पेयर इस ऑक्सीजन की ओर और एक इसकी ओर। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो मैंने पेयर दोनों एटम के बीच में रख दिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों की न्यूक्लियस से, इसकी न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट होते हैं, इसकी न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव। इसलिए आप इन इलेक्ट्रॉन पेयर पर दोनों का राइट बोलेंगे। और यदि एक लोन पेयर होता है बीच में, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड, और 3 होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। तो आप देखो, आप ट्राई करना, घर पे भी ट्राई करेंगे मेरे लेक्चर सुनने के बाद। तो ऑक्टेट कंप्लीट काउंट करो, 3 तो ये हो गए, 6 और एक ये। इसी तरह से इसका भी साहब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, देख लीजिए आप। और आप इसको ऐसे लिख देंगे साहब, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है इस कार्बन मोनोऑक्साइड में। ये तो हो गए साहब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6, इनको क्या बोल रहा हूं मैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 6, और ये हो गए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्टेट कंप्लीट है साहब, ठीक है। यहां पर आपके पास में 12 पेयर हैं, अरेंज करो। तो देखो मैं कर रहा हूं, आपको ध्यान से देखो, सेंट्रल एटम के चारों ओर तो आप केवल 4 पेयर ही लगा सकते हो, क्योंकि इसमें ध्यान रखने वाली बात है, इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में यहां पर ऑक्टेट रूल जरूर ओबे होना चाहिए। केवल उन्हीं की लिखी जाती है जो ऑक्टेट रूल को पालन करती हैं, अदरवाइज हम कह देते हैं एक्सेप्शन। क्योंकि आजकल तो बहुत सी स्पीसीज मिलती हैं जिनमें सेंट्रल एटम का कई बार ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है, लाइक HbF3, और बहुत सी ऐसी होती है जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सपेंड हो जाता है, लाइक HbCl5। तो दीज आर एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल, आजकल ऐसे बोल देते हैं इनको, ठीक है, फिर भी मिलती हैं। अच्छा इधर देखो मैं आपको बताता हूं, तो मैंने इसके सेंट्रल एटम में तो क्या खास बात होगी, बस 4 पेयर लिख सकते हो जिससे ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसके लिए फिर आप क्या करो, 2 लोन पेयर ऐसे लगाओ, ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पर 3, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और अच्छा समझ बैठ जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा लास्ट में, और अब आप चेक करो, देखो बोले साहब ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि दोनों का राइट है, कार्बन का भी, बोले ऑक्टेट कंप्लीट, चेक कीजिए, और ऑक्टेट कंप्लीट। और इस कार्बन की बात करें तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा काउंट कर लो, आपके पास में 12 पेयर हो गए, ये था बन गया आपके पास में। यहाँ पर कितने, 8 पेयर, तो 8 पेयर का और कोई पोजीशन है नहीं, एक एक रख दो साहब, ऑक्टेट कंप्लीट। इस नाइट्रोजन का भी और हाइड्रोजन का भी इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए,
हाइड्रोजन का किसके लिए? हीलियम के जैसा। चेक कर लीजिए आप, हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 ही बताए ना, बोले साहब ये भी बन गई लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप वापस बात सुनिए, तीसरी बात होने के बाद समझना। अब जैसे सपोज आपने कार्बन मोनोऑक्साइड की ये स्ट्रक्चर लिख दी, ये वाली। अब मैं कहता हूं साहब मुझे ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इसलिए समझ नहीं बैठ रही है एक्चुअल में, क्योंकि मुझे तो एक बात पता है ना कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में तो इलेक्ट्रॉन 4 ही होते हैं, और यहां पर आप चेक करो 5 दिखाई दे रहे हैं। बोले 3 तो ये 1 2 3 और 2 5, बोले कहां से आई? और ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन के पास तो आपके पास में पता है ना आउटरमोस्ट शेल में 6 होते हैं या 5 ही दिखाई दे रहे हैं। अब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करने के लिए आपको एटम पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना होगा। अब सुन लो ध्यान से, क्या कैलकुलेट करना होगा? फॉर्मल चार्ज। आपको बताता हूं उसको। तो फॉर्मल चार्ज का वैसे देखो एक लाइन का मतलब है, यदि जो स्टूडेंट बहुत क्यों होते हैं ना, वो तो आधी बात में ही समझ जाते हैं एक्चुअल में टीचर क्या कहना चाहता है। तो फॉर्मल चार्ज का मीनिंग समझा दूं। ये तो क्या है, एक डिफरेंस है। किसमें डिफरेंस है? फ्री स्टेट में एटम के वैलेंस शेल और कंबाइंड स्टेट में एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों का। इट इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ फ्री स्टेट एंड इन कंबाइंड स्टेट। जैसे मैं देखो एक लाइन में कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, वैसे ही समझाऊंगा। कार्बन के फ्री स्टेट में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? बोले 4। और मैं कहता हूं अब बताओ, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 3 तो आगे इधर और 2, अब कितने हो गए? 5। तो डिफरेंस का मतलब स्टार्टिंग में थे तो वैलेंस शेल में 4 हो गए था, अब 5। इसका मतलब कहीं से लिया, इस पे फॉर्मल चार्ज आ गया -1। फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको, सिर्फ एक बार जनरल लाइन समझ लिया करो क्यों। ठीक इसी तरह से इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री स्टेट में? 6। अब कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, जो इन पे तो बराबर राइट है, ध्यान रखना। जो बॉन्डेड पेयर है उसमें इसका भी राइट है, इसका भी राइट है, तो 3 तो ये रहे, 2 ये 5। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितना कम हो गया? 1। इसलिए इस पर फॉर्मल चार्ज आ गया +1। ये अब साहब ये बात हमको क्लियर हो गई एक्चुअल में कि कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर, ये सब बात समझ में बैठ गई। इसके 6 इलेक्ट्रॉन भी समझ बैठ गए, प्लस का मतलब समझते हो ना, 1 गया, और इस पर भी समझ बैठ गया, नेगेटिव चार्ज आने से आप ले लिया। ठीक है, ऐसे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक लाइन और समझा दूं और बता देता हूं। इफ एडजेसेंट एटम कैरी अपोजिट चार्जेस then their covalent bond is a special type of bond and it is known as coordinate bond। क्या नाम है उसका? कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। जिसमें पॉजिटिव चार्ज है इट इज ए डोनर एटम और नेगेटिव वाला एक्सेप्टर, एंड हेंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड also write between bonded atom in this case। क्या बोला कि यदि अपोजिट चार्ज है एडजेसेंट एटम पे तो आप इस बॉन्ड को क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये रहा, ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी समझा देता हूं, देखना। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सुनो। वैसे तो आपको एक ही लाइन में हमने समझा दिया कि क्या होता है साहब, डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स का, वैलेंस शेल फ्री स्टेट में, बॉन्डेड स्टेट में। अब एक फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं। फॉर्मल चार्ज होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट को कहते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिस भी एटम का निकालना है आपको, माइनस, देखो 2-3 फॉर्मूले बता दो, बाकी जनरल ऐसे लिख सकते हो। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अभी समझाऊंगा। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस, फिर -½ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब समझते हो ना? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मींस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिन्होंने शेयरिंग कर रखी है। जैसे अभी मैं यहीं पे बात करता हूं आपको, इसी में देखिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताता हूं। देखो आपने ये स्ट्रक्चर लिखी थी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये वाली। देखिए इसका मेरे को फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। फॉर्मल चार्ज कार्बन पर, तो देखो आप सबसे पहले कार्बन पे वैलेंस शेल में फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं साहब? 4। माइनस चेक करो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं? इलेक्ट्रॉन 2 बच रहे हैं, बोले साहब। माइनस, फिर करेंगे हाफ। अब बोले साहब कि इलेक्ट्रॉन जिन्होंने शेयरिंग कर रखा है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं साहब? 6। चेक कर लो 6, ये रे, एक बॉन्ड में 2 होते हैं, 6, तो ये हो गया 3 और ये 5, तो आपके पास में होगा ना 4 - 5 मींस क्या आ गया आपके पास में? -1। वही मैंने बताया था आपको जनरल ट्रिक में। दूसरा ऑक्सीजन पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, बोले साहब ऑक्सीजन पे कैलकुलेट करके बताओ फॉर्मल चार्ज। देखिए आप ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर ले। ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट कितने होते हैं? 6। माइनस चेक करो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, पहले सबसे पहले नंबर ऑफ
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने साहब आपके पास में? 2, ठीक है, माइनस हाफ। फिर चेक करो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में वही 6 है इंटू 6, तो 3 और -2 हो गया 5, तो इस पे चार्ज कितना आ गया आपके पास में? +1। ये साहब इसका फॉर्मल चार्ज आ गया था, ऐसे ही कैलकुलेट किया था आपने, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये एक तो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को एक छोटे से और मैं लिख दूं देखो आपको समझाने के लिए, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले में ऐसे मैं लिख सकता हूं, इसको करना कुछ नहीं है। देखिए फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला और बना दूं छोटा सा, वही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में, इलेक्ट्रॉन किसमें? इन फ्री स्टेट, जब वो बॉन्ड नहीं बनाता, फ्री स्टेट ऑफ द एटम, माइनस नंबर ऑफ, दैट सुना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिन्होंने शेयरिंग नहीं की, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या और क्या कह सकते हो आप इसको, और क्या कह सकते हो? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो जैसे अब एक बार इस फॉर्मूले से मैं आपको चेक करा दूं आंसर, फिर वही आएगा आपका। देखिए इससे एक बार फिर चेक करा देता हूं, बोले साहब कार्बन मोनोऑक्साइड का करके दिखाओ आप, एक बार समझो। ये आपने स्ट्रक्चर बनाई थी, देखो तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में कितने होते हैं कार्बन में? फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूं कार्बन पर, बोले साहब 4 होते हैं, माइनस बोलो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 3 ही बॉन्ड है, ध्यान रखो, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने? 3, देख लो फॉर्मूले को, प्लस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने रह रहे हैं? 2, कितना चार्ज आ गया फॉर्मल? वही -1, चेक कर लो। इसी तरह ऑप्शन में कैलकुलेट कर लेना, वही +1। तो ये आपके पास में फॉर्मल चार्ज, और मैंने इसको क्या बोल दिया था? एडजेसेंट एंड पर अपोजिट चार्ज आता हो फॉर्मल चार्ज, तो आप उसको क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बात करता हूं मैं उस कार्बोनेट आयन की, रुको, जो आपने कार्बोनेट आयन लिखा था ना, ये लिख रखा है, आप चेक कर लो। कार्बोनेट आयन इस तरह से आपने बना रखा है, ऑक्टेट सभी का कंप्लीट किया हुआ है, चेक कर लीजिए, क्योंकि जो आपने दोनों के न्यूक्लियस के बीच में रख दिए उन पे दोनों का राइट, और 12 पेयर थे, वही 12 पेयर है, चेक करो आप। तो आपने ऐसे बना रखा है इसको, ठीक है, इस तरह से। और चार्ज कैसे कितना लिख रखा है इस पे? -2 ओवरऑल नेट चार्ज है इस पे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे फॉर्मल चार्ज दे कि एक्चुअल में किस पे है ये -2, ऑक्सीजन पे, कार्बन पे, या किस पे? देखो तो अब ये आपके पास में स्ट्रक्चर है। अब इस बात का एक्चुअल में पता कैसे लगता है? आपको बता दिया था ना कि एक्चुअल मीनिंग होता है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मल चार्ज क्या चीज है? डिफरेंस किसका? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट ऑफ द एटम एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कंबाइंड स्टेट। जैसे मैं तो बात करता हूं इसी की, देखो जरा शॉर्ट ट्रिक बताओ, ऑक्सीजन की फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अब बताओ कितने दिखाई दे रहे हैं? बोले 6, तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा? 0, देख लो, और उस फॉर्मूले में लगा के चेक कर लो। बोले साहब फॉर्मल चार्ज जैसे मैं इस ऑक्सीजन फर्स्ट पे करता हूं, बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास में? 6। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बने हुए हैं? 2। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बने हुए हैं? 2। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं? 4, चेक कर लो, 0। इस ऑक्सीजन पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं, मैं बोलता हूं इस ऑक्सीजन पे बताओ, देखो देखो देखो, बिल्कुल सिंपल। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, और अब कितने दिखाई दे रहे हैं? 7, क्योंकि इसको आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, दोनों का राइट बोल रहा था इसलिए, एक ये 6 ये, तो कितने हो गए? -1। इस पे फॉर्मल चार्ज आ गया -1। वो जो -2 है ना, उसको बता रहा हूं एक्चुअल में किसमें है। तो देखिए इधर ध्यान से, फॉर्मूले से भी निकाल लेते हैं। अरे आपको फॉर्मूला भी चेक करो। बोले साहब ऑक्सीजन सेकंड पे कैलकुलेट करना था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने, माइनस बोलो कितने बॉन्ड बने हुए? 1। नंबर ऑफ बॉन्ड 1। अनशेयर्ड या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, चेक कर लीजिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, फॉर्मल चार्ज -1। ठीक इसी तरह से इसमें भी क्या आ जाएगा? -1। तो ये था आपके पास में कार्बोनेट आयन। और सुनो देख ध्यान से, एक मैंने बताया आपको अमोनियम आयन। अमोनियम आयन भी ऐसे लिख रखा है, आपने चेक कर लीजिए इस तरह से। ये एक तो बॉन्ड बना रखा था नाइट्रोजन के साथ ऐसे, और साहब ओवरऑल चार्ज लिख रखा था इसमें +1 अमोनियम आयन। फिर मैं बोलता हूं साहब मुझे तो इसको ये बताओ कि +1 चार्ज किस पे है, तो +1 चार्ज निकालने के लिए फिर आप फॉर्मल चार्ज निकालो, बताओ। हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0, फ्री स्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन? 1, कंबाइंड स्टेट में भी 1 ही दिखाई दे रहा है। सब हाइड्रोजन का 0 और नाइट्रोजन का भी बोल दो, फ्री स्टेट में 5, और अब कितने? 4। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया बॉन्डिंग में, इसलिए एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज इस पे, या फॉर्मूले से रख लीजिए आप, तो जो भी आपको मैंने फॉर्मूला बताया। फॉर्मूले में क्या करते हो? फॉर्मल चार्ज जैसे नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है, फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं? 4, इलेक्ट्रॉन बच रहा है क्या? कोई कुछ नहीं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए +1 चार्ज इस पे था।
ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से आप बहुत सी स्ट्रक्चरों में खुद प्रैक्टिस करना, आपको पता लग जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं कि साहब इनकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाना। जैसे मैं आपको एक और समझाता हूं। बोले साहब आप तो नाइट्रेट आयन की बना के दिखाओ, राइट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। तो आप बोलेंगे स्टेप फर्स्ट, देख लो एक बार और, स्टेप फर्स्ट। ऐसे आप छोटे छोटे शुरू करना, खूब बड़े बना दोगे फिर, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या बोला था कि एडेड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम इन गिवन स्पीशीज प्लस माइनस 4। तो नाइट्रोजन के पास होते हैं साहब 5 वैलेंस शेल में, ऑक्सीजन के पास में होते हैं 6, तो 18 हो गए इसके, और माइनस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए टोटल हो गए साहब आपके पास में 24। स्टेप सेकंड क्या था, मेक स्केलेटल ऑफ द स्पीशीज। स्केलेटल का मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद पॉलीवैलेंट एटम ऑक्यूपाई सेंटर पोजीशन। नाइट्रोजन को रख दो, इसके चारों ओर ऑक्सीजन। अब क्या रूल था आपके पास में, अब आपके पास में ये जो 12 इलेक्ट्रॉन्स हुए इनको पेयर की फॉर्म में अरेंज करना है, और इन सच ए मैनर बाय विच all atoms achieve 8 electron in their outermost shell or in valence shell, means they occupy या they obey octet rule। तो आपके पास में 12 पेयर है। अब आप रखेंगे इसको, देखो इधर 12 पेयर को रखें। सबसे पहले एक एक तो रख ही दिया करो, एक एक रखना तो इसलिए जरूरी जिससे अट्रैक्शन तो बने। सबसे पहले एक एक पेयर रख दो, जिससे ये तो पता लगे, नहीं तो अदरवाइज ये फ्री रह जाएगा। एक एक रखेंगे। अब आपको पता है साहब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में, ध्यान से समझो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने लिखे जा सकते हैं, 8। तो 3 हो गए ना, एक और लिख देते हैं अपन, जैसे एक पेयर ये लिख दिया साहब, ठीक है। इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। देखो इधर इसके, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ऐसे रखो, देखो इधर ऐसे रखे। आप काउंट करो, 12 पेयर हो गए क्या, तो 4 तो ये हो गए, और 4 ये 8, और 4 ये 12, बोले साहब हो गया। देखिए चेक कर लो, सबका बोले ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन इस पर जो ओवरऑल आपने चार्ज लिख रखा है ना नेगेटिव, वो अभी अपने को समझ नहीं बैठा, एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज है किस पर। तो आप क्या करोगे, अब यहां पर कैलकुलेट करोगे फॉर्मल चार्ज। क्या कैलकुलेट करोगे, इसका फॉर्मल चार्ज। वो बताएगा आपको कि विच टाइप इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट और कोवेलेंटली बॉन्डेड इन नाइट्रोजन एंड बिटवीन ऑक्सीजन इन नाइट्रेट आयन। तो देखो इसको ऐसे लिख दिया मैंने, सिंपल सा। बोले था ऊपर तो आपने 2 बॉन्ड बना रखे हैं और 2 अनसेड पेयर हैं, इधर एक बॉन्ड बना हुआ है, इसके पास में वो 6 है, ठीक इसी तरह से ये भी बना रखा है आपने, ऐसे लिख रखा है। चेक कर लो, 12 पेयर आपके पास में हो गए। अच्छा, अब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले फॉर्मल चार्ज करते हैं नाइट्रोजन का। तो वैसे ही बताऊं मुझे, तो एक सिंपल फॉर्मूले में जो मैं आपको लर्न करा दिया तो हो गया होगा आपको याद। क्या लिखते हो कि ये तो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट का। तो फ्री स्टेट में कितने होते हैं नाइट्रोजन के में, बोले 5, और अब कितने दिखाई दे रहे हैं, इसको बॉन्डेड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करो, बोले 4। इसका मतलब नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज आ गया साहब +1। नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज क्या है, +1, और आपको फॉर्मूला भी लिखा रखा है, उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5, माइनस बॉन्ड कितने बने दिखाई दे रहे हैं, बोले 4। इलेक्ट्रॉन कुछ बच रहा है, बोले नहीं। इसका मतलब फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, +1 नाइट्रोजन पे। देखिए अब औरों पे बात कर लेते हैं। इसी तरह मैं कहता हूं भाई मुझे तो इस ऑप्शन पे बताओ, देखो उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेना। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री स्टेट में, 6। अब कितने दिखाई दे रहे हैं, 6, 0 फॉर्मल चार्ज। यहां चेक करो कितने होते हैं, बोलिए आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6 फ्री स्टेट में। अब कितने हो रहे हैं, 7 है, तो ये एक इसमें से 7 का मतलब चार्ज है -1 इस पर। ठीक उसी तरह से इस पे भी -1 चार्ज है। फिर अब मैंने बोला था आपको, सुनिए ध्यान से, कि जब एडजेसेंट एटम पर अपोजिट चार्ज हो तो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा, जिसको आप कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, वो एक्चुअल में स्पेशल शेयरिंग का बॉन्ड होता है, जिसे आप क्या बोल देते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस नाइट्रेट आयन में ये तो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसमें ये डोनर और ये एक्सेप्टर, आप इसको क्या लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और तब ये वो नेगेटिव चार्ज है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखते समय चार्ज नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ये अपने आप बताता है कि ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है, ऐसे चार्ज लिख देते हैं। तो इस तरह से ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई आपके पास में, नाइट्रेट आयन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो आप इस तरह के जो कंपाउंड है ना, ये स्पीसीज हैं, उनकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया करो। और आपको समझा दूं, यदि किसी का एसिड दे रखा हो, बोले नाइट्रिक एसिड लिखो, तो हाइड्रोजन को ध्यान से समझो, हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट स्पीसीज है, बाहर ही आएगा एंड पे, और कोशिश किया करो वो ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करे। उसका रीजन मैं आपको समझा दूं, हाइड्रोजन इज ए स्मॉलर साइज एलिमेंट,
Oxygen is also second period element. Therefore their size is comparable and effective overlapping takes place. तो आप कोशिश करना कि उसको किसके संग रखा जाए, ऑक्सीजन के साथ। जैसे मैं कहता साहब मुझे नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर लिख के बताओ, तो जो आपने लिख रखा है नहीं नाइट्रेट की, बस ये नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का शेयरिंग कर लो, ये लो साहब नाइट्रिक एसिड HNO3 चेक कर लें। तो ये आज एक बेसिक टॉपिक था, अपनी बुक में जो भी आपको कंपाउंड मिले उसको आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन एक बात बता दो, इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर की क्या खास बात है, केवल उसी की स्ट्रक्चर लिखते हो जो ऑक्टेट रूल को ओबे करती हैं, जो ओबे नहीं करती वो सब एक्सेप्शन में आती हैं। इसलिए आपको समझा दूं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते। जैसे मैं कहता भाई नाइट NO, ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब इसका आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं 5, इसके में कितने होते हैं 6, और कितने हो गए टोटल 11। बोलो साहब आप पेयर कैसे बनाएं, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया ना कि इलेक्ट्रॉन्स को किस फैशन में अरेंज करना है, पेयर के फॉर्म में, by which each atom complete their octet in valence shell। ठीक है, तो ये तो बनेगा ही नहीं, इसलिए ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की नहीं लिखते हैं, ध्यान रखें आप। और जनरल लाइन और सुनो, और जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, जैसे मैं अभी कह रहा था BF3, बोले कैसे बनाओगे, PCl5 जिनके ऑक्टेट एक्सपांड होते हैं, तो ये सब एक्सेप्शन में आते हैं ऑक्टेट रूल में। और आपको समझा दूं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनती। और एक लाइन और समझा दूं, ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाई है ना, ये एक्चुअल में मॉलिक्यूल की या स्पीशीज की ज्योमेट्री को नहीं बताती, बस केवल ये बताती है अरेंजमेंट ऐसा, स्केलेटन बनाती है। व्हाट इज द एंगल, क्या होगा बिटवीन नाइट्रोजन। जैसे अभी ये लिख रहा था कि साहब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, मैं इसको ऐसे भी बना सकता था, जब आपको समझाने के लिए बोलते हो इधर आप समझो। बोले साहब मैंने तो ऐसे बना लिया, लो साहब बन गया, ये आपके पास में डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और इस तरह से ऐसे लिख दिया मैंने इसको, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया था आपके पास में, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लिख दिया। तो ये तो अपने को लग रहा है 180 का, ये लग रहे हैं 90 के, तो एक्चुअल में ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इस बात का आंसर लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं देती। इसके लिए आपको और थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी। और इसके लिए दूसरी लाइन और बता रहा था कि केमिकल बॉन्डिंग में जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो ये तो लुईस के अकॉर्डिंग बनानी है, बाकी जर्नल स्ट्रक्चर थर्ड और हायर पीरियड के एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में एम्प्टी ऑर्बिटल आ जाते हैं, इसलिए वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर देते हैं। इसलिए जनरल स्ट्रक्चर की यदि कोई पूछेगा तो ऑक्टेट का अकॉर्डिंग नहीं, जनरल का मतलब जो इसमें मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी हो वो लिखी जाती हैं, जिनको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।